हे गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के द हिंदू के हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल एनालिसिस कर रहे हैं। पहला जो टॉपिक होगा वो बात होगा आर्टिक रीजन में। आज के डेट में यूएस से ग्रीनलैंड रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूएस से कनाडा का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये तीन प्रॉब्लम्स वहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर रसिया प्लस चाइना मिलके अपनी प्रेजेंस शो करना चाहते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इन डिटेल हम लोग बात करेंगे। दूसरा टॉपिक रहेगा जो ट्रम्प का प्लान है कि ये टैरिफ लगा करके डॉलर को डीवैल्यूएट कर देंगे, डीवैल्यूएशन करेंगे डॉलर का। मतलब कि आज की डेट में डॉलर, एक डॉलर अप्रॉक्स 86 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये सोच रहे हैं कि टैरिफ लगा करके डॉलर को वीक कर देंगे रुपए के कंपैरिजन में। मतलब एक डॉलर लगभग 80 रुपए हो जाए, ऐसा इनका प्लान है। ठीक है, ये क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसे समझेंगे। थर्ड जो टॉपिक होगा वो होगा बोध गया टेम्पल एक्ट 1949। ये है क्या? आज के डेट में बोध गया में लार्ज अमाउंट में प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको डिटेल मैनर में समझेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस लोकेशन की। आइए स्टार्ट करते हैं। ये न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है बोध गया टेम्पल एक्ट के बारे में। इसे आप जीएस पेपर 1 एंड 2 से कनेक्ट कर सकते हो। आर्ट एंड कल्चर, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन। हुआ क्या है कि फरवरी से 100 बुद्धिस्ट मॉन्क प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बिलोंग करते हैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से। इनकी डिमांड क्या है कि जो ये बोध गया टेम्पल एक्ट है 1949 का, इसे हटा दिया जाए। ये जो डिमांड है वो काफ़ी पुराना है, कुछ नया नहीं है। रीज़न क्या है कि देखिए, इसमें एक कमेटी फॉर्म की गई जो डिसीजन लेती है इस टेम्पल से रिलेटेड। तो इसमें 8 मेंबर है प्लस एक चेयरपर्सन है। जो ये 8 मेंबर है, इसमें 4 बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं और 4 हिंदू होते हैं। ठीक, और जो एक चेयरपर्सन होता है वो डीएम होते हैं। और यहाँ पे ये कहा गया है जो डीएम है ये हिंदू हो गए तभी यहाँ के चेयरपर्सन बन सकते हैं। अगर किसी और रिलीजियन के हैं तो वो यहाँ के चेयरपर्सन नहीं बन सकते हैं। तो जो जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस पैनल में जो भी बात आती है वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है। एक तरीके से 5 हिंदू लोग हैं यहाँ पे और ये लोग सिर्फ और सिर्फ 4 है। तो ये इनइक्वालिटी देखने के लिए मिल रहा है और इनका टेम्पल है तो बोल रहे हैं कि फुल कंट्रोल इन्हें चाहिए। इसको लेके 90s में जब लालू प्रसाद यादव जी की गवर्नमेंट थी तो एक बिल लाया गया था कि जो फुल कंट्रोल है वो बुद्धिस्ट मॉन्क को दे दिया जाए। प्लस जो चेयरपर्सन हो गए वो किसी भी रिलीजियन के हो सकते हैं, बट ये कभी भी पास नहीं हो पाया। तो ये पूरी स्टोरी है। अब इस प्लेस की इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। आपने यूपीएससी की तैयारी की होगी, ऑब्वियस ही बात है कर रहे हैं हम, या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे होगे तो आपने 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो बुद्धिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में सुना होगा। लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया। लुम्बिनी, यहाँ पे भगवान बुद्धा जो कि सिद्धार्थ के रूप में जन्म लेते हैं। सारनाथ में ये फर्स्ट सरमन होता है। कुशीनगर में परिनिर्वाणा होता है इनका। बोध गया में इनको एनलाइटमेंट मिलता है। कहाँ पे? ये बोधि ट्री है, ठीक है, इसी के नीचे इनको निर्वाणा, सॉरी, एनलाइटमेंट मिल जाता है। ये 4 इंपॉर्टेंट प्लेस। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये है क्योंकि कई बार क्या आता है ना यूपीएससी में या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस में, यहाँ पे प्लेसेस का नाम डाल देता है, प्लेसेस होती है और उसकी इंपॉर्टेंस होती है, करेक्ट मैच करना होता है आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़। हिस्ट्री जान लेते हैं बैकग्राउंड में। 3rd सेंचुरी में अशोका आते हैं यहाँ पे, टेम्पल बिल्ड करते हैं और जो ये बौद्धि ट्री है वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं ये अपना। देन पल्ला रूल आता है। उस दौरान भी यहाँ पे बुद्धिस्ट श्राइन रहता है, वो जैसा था वैसा ही था, बुद्धिज़्म के कंट्रोल में था, कोई इंटरफेयर नहीं किया जाता है। इसी समय ह्यून सांग आते हैं 1629 एडी में। ये अपने जो बुक होती है उसमें भी इसके बारे में जिक्र करते हैं। 13th सेंचुरी से डिक्लाइन शुरू हो जाता है। क्यों? बख्तियार खलजी आते हैं और वह यहाँ पे मास डिस्ट्रक्शन करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे बुद्धिज़्म डिक्लाइन होती है। जो उसके इन्फ्लुएंस थी इंडिया में वो कम होते हुए नज़र आती है। फिर 1590 में अकबर आते हैं
और इस दौरान क्या होता है कि यहाँ पे जो आसपास का एरिया है, यहाँ पे बुद्धिस्ट जो मतलब ये जो आसपास का एरिया, यहाँ पे हिंदू लोग अपना मठ तैयार करते हैं, बोध गया मठ तैयार करते हैं, और जो ये टेम्पल है इसका फुल कंट्रोल हिंदुओं के पास आ जाता है। ठीक। फिर 1949 आता है, बोध गया एक्ट, टेम्पल एक्ट आता है 1949। इस दौरान शेयर बोला जाता है कि फुल कंट्रोल हिंदुओं के पास क्यों रहे। शेयर कमेटी बनाई जाती है। शेयर कमेटी के बारे में बताया, 4 बुद्धिस्ट मॉन्क हो गए, प्लस 4 हिंदू मॉन्क हो गए, प्लस एक चेयरपर्सन होगा जो कि हिंदू होने चाहिए, और जो कि डीएम होते हैं हिंदू, प्लस वो कौन हो गए, डीएम हो गए। तो इसी को ये पूरा हिस्ट्री था। आइए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं। ये आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है जो आर्टिक रीजन है वहाँ पे टेंशन इंक्रीज हो रही है। रीज़न क्या है कि आइस मेल्ट हो रहा है, तो वहाँ पे जो आइस मेल्ट हो रहा है तो नए सी रूट्स फाइंड आउट हो रहे हैं। साथ ही साथ आइस था तो वो पिघल गया। अब जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज है जिसे डिस्कवर किया जा सकता है, जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो कि आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम आते हैं, या फिर रीन्यूएबल रिसोर्सेज, रीन्यूएबल एनर्जी में यूज़ होते हैं जो, ठीक है, उसमें काम आते हैं। रिच फेसिंग एरियाज़ है यहाँ पे। तो उससे रिलेटेड क्या हो रहा है कि जो भी कंट्रीज़ जो आर्टिक रीजन में बॉर्डर शेयर करता है उनके बीच में रेस लग गया कि कौन सबसे पहले क्लेम करेगा कि किसकी कौन सी टेरिटरी है। देन यहाँ पे मिलिट्री बेसिस भी ओपन हो रहे हैं काफ़ी सारे कंट्रीज़ की। यहाँ पे कोई भी जो आप अंटार्कटिका में एक प्रॉपर ट्रीटी है, ठीक है, इन सब चीज़ों को लेके, बट ऐसा कुछ आपको आर्टिक रीजन में कोई ट्रीटी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक लॉ है जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जो कि बस एक ही चीज़ पे फोकस करता है कि कौन सी टेरिटरी किसकी है, कौन कहाँ पे क्लेम कर सकता है। इससे ज़्यादा वो किसी और चीज़ से डील नहीं करता, चाहे वो मिलिट्री प्रेजेंस वहाँ पे बढ़ाने की बात हो या फिर न्यूक्लियर प्लांट लगाने की बात हो, उन सब चीज़ों से डील नहीं करता है। आज की डेट में 8 आर्टिक काउंसिल में मेंबर्स हैं। वो ये सारे वो कंट्रीज हैं जो अपनी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, जैसे रसिया, यहाँ पे यूएस आ गया आपको, कनाडा, ग्रीनलैंड के ऊपर कंट्रोल डेनमार्क का, तो डेनमार्क आ गया आपका, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये 8 कंट्रीज यहाँ पे ये काउंसिल में है। क्यों काउंसिल में है? क्योंकि ये बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। याद रखिएगा ये कौन कौन से इसके मेंबर्स है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस काउंसिल का मेन रोल क्या है कि भाई इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और जो यहाँ पे रिसर्च रिलेटेड वर्क आपसे टाइम टू टाइम सुनने में आता है उन सब पे ये लोग फोकस करते हैं। अब यहाँ पे टेरिटरी क्लेम ये लोग कैसे करते हैं, उसके लिए है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, EEZ, जो कि बोलता है 200 नॉटिकल माइल, मतलब कि ये अगर कनाडा है तो इसके 200 नॉटिकल माइल तक इसकी टेरिटरी होगी। वैसे यहाँ पे यूएस का, रसिया का ये स्टैंडर्ड तय किया गया, बट इसको कोई भी फॉलो नहीं करता। सबसे बेस्ट एग्जांपल जब से ट्रंप आया उन्होंने किसी चीज़ को फॉलो नहीं किया। यहाँ पे 2 प्रॉब्लम तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के कारण ही है। यूएस क्लेम करना चाहता है ग्रीनलैंड पे। रीज़न क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि नए सी रूट्स डिस्कवर हो रहे हैं, तो ग्रीनलैंड के ऊपर जिसका कब्जा होगा उसका ज़्यादातर ये आर्टिक रीजन पे भी कब्जा होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे साइड आपका रसिया आ जा रहा है, ठीक, और यहाँ पे आपका क्या है, अमेरिका है। इन दोनों के बीच में ग्रीनलैंड है, तो इस पर जिसका सही रहेगा कंट्रोल वो यहाँ पे अपना ज़्यादा डोमिनेंस शो कर सकता है। तो रसिया यूएस हमेशा बोलता है कि ग्रीनलैंड को हम खरीदना चाहते हैं डेनमार्क से, क्योंकि डेनमार्क कंट्रोल करता है ग्रीनलैंड को, बट डेनमार्क इस चीज़ को मना करता रहता है। बाद में कनाडा और यूएस के बीच में प्रॉब्लम चल रही है। वो क्या है, ये जो आप देख रहे हो नॉर्थ वेस्ट पैसेज बोलते हैं इसे, ये जो आप देख रहे हो ये नॉर्थ वेस्ट पैसेज है, जो कि कनाडा होते हुए ये यूएस वाले पार्ट पे जाता है। तो यहाँ पे जो कनाडा है वो बोलता है कि भाई इंटरनल वाटर है, मतलब ये हमारा पार्ट है। दूसरी तरफ यूएस बोलता है नहीं ये इंटरनेशनल बॉडी है, ये इंटरनेशनल वाटर है, इस पे कनाडा अपना कंट्रोल नहीं दिखा सकता। वही वाली बात है ना कि यहाँ पे जो क्लेम करने की बात हुई थी वो ये थी कि अगर ये जो नया सी रूट डिस्कवर हो रहा है ये ग्रीनलैंड पिघल करके, या फिर कोई भी पार्ट पिघल करके वहाँ पे नए सी रूट्स डिस्कवर हो रहे हैं, तो इस
जो ये अभी मैंने लॉ बताया था आपको, इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि ये उस कंट्री का पार्ट होगा। मतलब अगर कनाडा के आसपास का कोई नया पार्ट डिस्कवर हो रहा है तो ये कनाडा का टेरिटरी कहलाएगा, ना कि किसी और कंट्री का। इसके हिसाब से तो ये था, यूएस बोलता है कि सब कुछ गया बाढ़ में, ये हमारा पार्ट है। ठीक। रसिया क्या कर रहा है यहाँ पे, अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है। यहाँ पे ये इन्होंने अपना न्यूक्लियर पावर वेसल्स भी तैयार कर रखा, आइस ब्रेकर भी है यहाँ पे। आइस ब्रेकर आपने न्यूज़ में देखा होगा या फिर डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा, एक बड़ा सा सिप होता है जिसके आगे ब्लेड लगे होते हैं, और ये आइस को ब्रेक करते हुए जाता है। ठीक है, ये सिप। अब सबका रेस क्यों है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको अभी बताया, जैसे 2009 में जियोलॉजिकल सर्वे हुआ था यहाँ पे, लगभग 13% दुनिया का यहाँ पे अनडिस्कवर्ड ऑयल है, 30% नेचुरल गैस है। तो सारी कंट्रीज यहाँ पे चाहती है अपना प्रेजेंस शो करना या फिर इन चीज़ों पे अपना कंट्रोल करना। साथ ही साथ आप अगर ये देखें कि अगर ये नए जो सी रूट्स है जो डिस्कवर हो रहे हैं, इससे क्या होगा, चाइना को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसका लगभग 8,000 किलोमीटर का जो सी रूट जो ये ट्रैवल करके आता था, ये नए सी रूट से ये कम हो जाएंगे। ठीक है, तो चाइना का बहुत सारे पैसे इससे बच सकते हैं। तो चाइना क्या कर रहा है, मतलब ये लोग तो झगड़ रहे हैं, तो चाइना भी बोल रहा है कि मैं भी अपना यहाँ पे अपना ये बोल देता हूँ कि यहाँ पे मेरी भी प्रेजेंस होनी चाहिए। तो ये रसिया के साथ मिल करके चाइना यहाँ पे अपना प्रेजेंस शो करना चाहता है। चाइना ने 2018 में यहाँ पे ये डिक्लेयर कर दिया था, नियर आर्टिक स्टेट है ये, मतलब आर्टिक स्टेट के पास ही है ये, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, किसके कारण, रसिया के कारण। क्यों, रसिया अपना सी पोर्ट देने के लिए तैयार है, जो यहाँ पे आर्टिक रीजन के पास चाइना को, कि चाइना अपना इजीली यहाँ पे ट्रेड कर सके। तब ये स्टेटमेंट निकल के सामने आई थी। और यहाँ पे आने वाले टाइम पे चाइना अपना न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर भी बना रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया था आइस ब्रेकर का काम। आइस ब्रेक करते हुए ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। ठीक है, और कोई भी एक्सपोर्ट करना हो या फिर इंपोर्ट करना हो उसे लेके जा सकता है ये ईजिली। तो ये था ये आर्टिकल। ये आर्टिकल डील कर रहा है कि अभी हाल ही में हमारे पीएम फैब में गए हुए थे यूएस। वहाँ पे हमने ट्रम्प को प्रॉमिस किया कि भाई साहब हम लोग आपसे आने वाले टाइम पे ऑयल इंपोर्ट कराएंगे। अब यूएस ऑयल की क्या ज़रूरत पड़ गई हमें, हम लोग तो पहले ही अभी हाल ही में हमने कतर से भी कई सारे डील साइन किए हैं नेचुरल गैस और ऑयल्स को लेके। ठीक है, रसिया के साथ तो हम लोगों का टाइप चल ही रहा है, डिस्काउंट प्राइस पे हम लोगों को मिल रहा है वहाँ से। तो अब अमेरिका को हम लोग क्यों शामिल कर रहे हैं कि हम लोग आपसे भी परचेज करेंगे। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल बहुत डिटेल मैनर में हमें समझा रहा है। इस टॉपिक को आप जीएस पेपर 2 आईआर इंटरनेशनल रिलेशन से कनेक्ट कर सकते हो। इंडिया तीसरे नंबर पे आता है, चाहे आप बात करो इंपोर्ट या कंज्यूम करने की बात करो ये क्रूड ऑयल को, तो तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग। तो हम लोग अमेरिका के पास जाते हैं, हमारे पीएम जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, इतनी बड़ी डिमांड है हम लोगों की और जो साल भर साल इंक्रीज हो रहा है, हम भी आपसे कुछ ऑयल परचेज कर लेंगे। सडनली हमने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ट्रंप आए, इन्होंने बोला मैं देखता हूं कि कई सारे कंट्रीज हमसे ट्रेड कर रहे हैं और हम लोग डेफिसिट में चल रहे हैं, यानी कि इंडिया सरप्लस में है ट्रेड में अमेरिका के मामले में। तो उसी को मिनिमाइज करने के लिए और एक्स्ट्रा टैरिफ इंडिया पे ना लगे, तो हमारे पीएम ने बोला कि एक काम करते हैं, जो ऑयल अभी तक आप हमें सप्लाई कर रहे हो, आने वाले टाइम में इसको 2 गुना कर देते हैं, 2x कर देते हैं। ठीक, हैप्पी। साथ ही साथ हम लोगों का भी कुछ पर्सनल रीजन भी थे, कि पहला तो ये था कि डाइवर्सिफाई करना है हमें, अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी कुछ कंट्रीज पे है। जैसे कि आज की डेट पे 85% जो क्रूड ऑयल है हम लोग इंपोर्ट कराते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराते हैं। पिछले साल ही ये इंक्रीज होके 87% हो गया। ऑब्वियस ही बात है, डेवलपिंग कंट्री है हम लोग, ऑयल की नीड तो इंक्रीज होती रहेगी। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे कि रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, रसिया को पैसे की जरूरत थी, उस पर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए थे, तो इसने हमें डिस्काउंट प्राइस पे, काफ़ी अच्छे प्राइस पे ऑयल बेचा इंडिया को। इससे क्या हुआ, 40% जो ऑयल नीड थी वो हमारा सिर्फ और सिर्फ रसिया फुलफिल कर रहा था। ठीक, बेस्ट पार्ट चल रहा था। हमारी जो एनर्जी डिपेंडेंसी है
वो काफ़ी डाइवर्सिफाई है पहले से ही, जैसे कि रसिया से ले रहे हैं हम लोग, यूएस है, ब्राज़ील है हमारे पास, कनाडा है, प्लस मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज़ है। ठीक, सपोज करो कनाडा से वैसे ही बन नहीं रही है, हमने इनसे ऑयल लेना बंद कर दिया, इंपोर्ट कराना बंद कर दिया, भाई हम आपसे डील नहीं करते, हम किसी और कंट्री से कर लेंगे, मिडिल ईस्ट में किसी कंट्री से कर लेंगे। कल को मिडिल ईस्ट की कहानी हमेशा यही रही है कि डिस्टर्ब रहता है ये रीजन, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, कोई बात नहीं, हमारे पास बाकी ऑप्शन है, रसिया, यूएस है, ब्राज़ील है, इनसे हम लोग इंपोर्ट करा लेंगे। तो इस तरीके का डाइवर्सिफाई इंडिया चाहता है कि हम किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। ये जो 87% है पिछले साल तक, ये 90 भी हो सकता है आने वाले टाइम पे, जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है। तो इतने बड़े डिमांड को हम फुलफिल कर सके एक अच्छे प्राइस पे। ज़्यादा डिपेंडेंसी किसी एक कंट्री के पास रहेगा और कोई कुछ कंट्रीज़ को हम लोग उदास करके रखेंगे, नाराज़ करके रखेंगे, कल को पता चला अरे ये तो हमारे पास अब आ रहे हैं, क्योंकि सपोज करो मिडिल ईस्ट में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो ये बोलेंगे चलो हायर प्राइस पे हम आपको सेल करेंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इनके साथ हमारा रिलेशंस इंप्रूव रहे। दूसरा रीज़न ये है कि हम लोग क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, मतलब इसमें हमें यूएस हेल्प कर सकता है। यूएस हेल्प कर सकता है कैसे? एक तो इनके पास ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, तो इसमें इंडिया की हेल्प कर सकते हैं ये लोग। इथेनॉल हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, बायोडीजल हो गया, बायोगैस हो गया। ठीक है, तो ये सब हमारी जो डिमांड है वो आराम से यूएस फुलफिल कर सकता है। साथ ही साथ अमेरिका ने कई चीज़ों में प्रॉमिस भी कर दिया ट्रंप ने, कि अच्छा अगर तुम ये बात कर रहे हो कि हमसे आप आने वाले टाइम पे ऑयल परचेज करोगे, 2 गुना बढ़ा दोगे, तो चलो ट्रंप ने खुद होकर बोला कि चलो मैं कुछ चीज़ों में आपकी हेल्प कर दूंगा, जैसे कि इंटरनेशनल एनर्जी एनर्जी एजेंसी में आपका परमानेंट मेंबरशिप दिला दूंगा, फुल मेंबरशिप दिलवा दूंगा आपको। ठीक है, अगर ऐसा फुलफिल हुआ। चलो आपको न्यूक्लियर एनर्जी में कोई हेल्प चाहिए, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी के हेल्प से आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, इसकी टेक्नोलॉजी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप करके तो देखिए। तो ये सब चीज़ें अमेरिका हमसे प्रॉमिस कर चुका है आने वाले टाइम पे। और जो फ्यूचर रोड मैप है इंडिया के लिए, जो रोड मैप है, जो हम लोगों ने हमेशा सोच रखा है कि ऑल्टरनेटिव फ्यूल पे फोकस करें। ठीक है, तो उसमें ये सब चीज़ें जो जो मैंने बताई आपको कि अमेरिका हमारी हेल्प कर सकता है, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि क्रूड ऑयल पे ज़्यादा डिपेंडेंसी भी सही नहीं है। तो हम लोगों की जो इथेनॉल नीड है, बायोगैस हो गया, बायोडीजल हो गया, ठीक है, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब में अमेरिका हमारी हेल्प कर सकता है। तो ये था